एक ऐसा प्रोटोकॉल जो आया था ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने पर लड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कई कंट्रीज पीछे हट गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज क्योटो प्रोटोकॉल की। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल नेगी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द स्कॉलर्स गाइड। तो आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं, जो है क्योटो प्रोटोकॉल। पिछली वीडियो में हमने बात करी किसकी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो बहुत सक्सेसफुल प्रोटोकॉल माना जाता है। ऑन द अदर हैंड आज हम बात कर रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल को, जिसमें बहुत सारी कमियां आती हैं। ठीक है, सो द टॉपिक टुडे इज क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल, एंड दिस इज डे 36 ऑफ 150 days 150 टॉपिक्स। ओके, सो द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC, जो 1992 में आता है, उसके अंडर है क्या? क्योटो प्रोटोकॉल। एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, आ, जो अपने अर्थ विच आर रिस्पॉन्सिबल, कि जो हमारे अर्थ को गर्म प्लैनेट बना रहे हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या आया है? क्योटो प्रोटोकॉल। किसके अंडर आया? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मतलब है इसका? कॉमन तो ये हो गया कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री कि वो कुछ ना कुछ काम करे इन ऑर्डर टू ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो। पर डिफरेंशिएटेड इसलिए क्योंकि कई डेवलप्ड है, कई डेवलपिंग है। जो डेवलप्ड है वो तो सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन सब कुछ कर चुकी है, तो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो थोड़ा ज़्यादा काम करें। इसीलिए डिफरेंशिएटेड उनके लिए जो डेवलप्ड हैं। ठीक है, टाइमलाइन की बात करें तो 1992 में क्या आया? यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ये था ना? हाँ, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अडॉप्ट कब हुआ? रियो अर्थ समिट। ठीक है, रियो अर्थ समिट में हुआ 11 दिसंबर 1997। डेट्स याद रखना। क्योटो प्रोटोकॉल आया कहाँ? क्योटो कहाँ है? जापान में। 16 मार्च 1998 ओपन फॉर सिग्नेटरी, मतलब जो जो इसको साइन करना चाहते हैं, जो कंट्रीज चाहते हैं कि इसमें भागीदारी देना। और 16 फरवरी 2005 से ये लागू हुआ। ठीक है, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब कमिटमेंट है, इसमें 2 कमिटमेंट पीरियड है, उसमें अलग अलग टारगेट्स दिए हुए हैं। जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड है वो हमारा 2008 से 2012 के बीच का है। टारगेट क्या है? कि हमें एमिशंस, जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं, उसको 5.2% से गिराना है 1990 के लेवल का। मतलब अगर 1990 लेवल हमारा है 100%, तो हमें 2008-2012 के बीच में कितना गिराना? 94 पॉइंट करके जीरो, 90 कितना आएगा ये? 94.8। इतना हमें नीचे, इतने तक लाना है 1990 लेवल का। ठीक है, जो 1990 लेवल है उससे 5.2% गिराना है। सेकेंड कमिटमेंट पीरियड, जिसको दोहा अमेंडमेंट भी कहते हैं, दोहा का कतर में। ठीक है, क्या है? 2013 से 2020 के बीच में, 2013 और 2020 के बीच में। एडॉप्ट कब हुआ? 2012 में। फोर्स में कब आया? लागू कब हुआ? 31 दिसंबर 2020। लेट रेक्टिफिकेशन इसका रेट हुआ। ठीक है, कंट्रीज कमिटेड टू रिड्यूस एमिशंस बाय एटलीस्ट 18% बिलो 1990 लेवल की। कंट्रीज ने ये कमिटमेंट दिया कि एमिशंस को हम कम से कम 18% से गिरा देंगे 1990 लेवल का। ठीक है, देखो ये फोर्स में ही लेट आया, इसीलिए यहाँ लेट रेक्टिफिकेशन का है। ऐसे चलेंगे तो कैसे होगा? NF3, एक और ग्रीन हाउस गैस वॉज एडेड टू द लिस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट कंट्रीज नीड टू मॉनिटर एंड रिड्यूस। एक और ग्रीन हाउस गैस जो प्ले में आई वो क्या थी? NF3। आगे देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या कवर करी गई हैं। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड 76% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को ये मतलब 76% है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का, ये इतना पार्ट है। कहाँ से आती है? फॉसिल फ्यूल से, डिफॉरेस्टेशन से, सीमेंट प्रोडक्शन से। ध्यान रखना। CH4 मीथेन, एग्रीकल्चर, लैंडफिल, कोल माइनिंग एंड नेचुरल गैस लीक से आती है। ये है 28 to 34 टाइम्स
मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा प्रभाव है इसका, कितना? 28 से 34% ज़्यादा, टाइम्स ज़्यादा। और इसके पर लाइफ स्पैन इसकी क्या है? कम है, जल्दी बहुत कम टाइम तक ही रहती है एनवायरनमेंट, ठीक। नेक्स्ट इज नाइट्रोस ऑक्साइड N2O। कहाँ से आती है? फर्टिलाइजर्स, सीवेज ट्रीटमेंट एंड फॉसिल फ्यूल। अच्छा एक बात बताओ, इसको हम सीवेज पढ़ते हैं कि सूएज पढ़ते हैं? कमेंट बताना मेरे को, ठीक है। 298 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2। ये इतने टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2 थी, पर नाइट्रोस ऑक्साइड कितनी है? 298 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से इतने ज़्यादा प्रभाव है इसका। नेक्स्ट आता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो हमारा फ्रिज और एसी में आता है। फेस डाउन अंडर किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट जिसमें हमने मॉन्ट्रियल के अंदर पढ़ा था ना, कि हमने ये ओजोन तो नहीं है, पर ये ग्रीन हाउस गैस थी, पर ये इम्पैक्ट कर रही थी, इसीलिए इसको किगाली एग्रीमेंट के अंदर रिड्यूस किया गया। परफ्यूरोकार्बन क्या है? हमारा एल्यूमिनियम प्रोडक्शन से आता है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से आता है, ठीक है। लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ स्पैन, इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, कम से कम 50,000 साल तक। तो ये दिस इज़ वेरी आई वुड से हार्मफुल। SF6 है सल्फर हेक्साफ्लोराइड है गैस इसका नाम। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन इन हाई वोल्टेज इक्विपमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन लगाई जाती है जिसमें, किसमें? हाई वोल्टेज इक्विपमेंट, उसमें यूज होता है। ये है 23,500 टाइम्स देन दैट ऑफ CO2 एंड अ लॉन्ग एटमॉस्फेरिक टाइम। तो इन चीज़ों को रिमूव करने की तो बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो ये छः हमारे हमारे पास इंपॉर्टेंट UGC नेट पेपर 1 के परस्पेक्टिव से ये छः गैसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे हैं कंट्रीज की क्लासिफिकेशन कैसे हुई? NX1, NX2 और नॉन NX कंट्री। NX1 मतलब डेवलप कंट्री, USA, जापान, UK, EU नेशन जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले कर चुके हैं, जो बहुत नुकसान कर चुके हैं। हाँ, इनका क्या लीगली बाइंडिंग टारगेट, मतलब इनको करना ही करना होगा, लीगली बाइंडिंग है ये। NX2 कंट्रीज कौन सी आती हैं? वो NX1 कंट्रीज विच आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। इनमें वो NX1 कंट्रीज आती है जो डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना, उनमें इन्वेस्ट कर रही हैं इन रिलेटेड टू फाइनेंस एंड टेक्निकल असिस्टेंस। नॉन NX कंट्री बहुत खुश हैं ये, क्यों? क्योंकि इनका कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं है, जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील। इंडिया नॉट मैंडेटरी रिडक्शन ऑब्लिगेशन, ठीक है। आगे हमारा फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म। अब क्योटो प्रोटोकॉल का मैक्सिमम मैकेनिज्म में फ्लेक्सिबल, मतलब ये नहीं हो रहा तो ये कर लो, ये नहीं हो रहा तो ये कर लो। जैसे कि एक है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। डेवलप कंट्रीज इन्वेस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज अर्न कार्बन क्रेडिट। आप डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे NX2 में था ना कि NX1 कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? कार्बन क्रेडिट मिलेगा। एग्जाम्पल, अ प्रोजेक्ट इन इंडिया अर्न क्रेडिट यूज्ड बाय डेवलप कंट्री। जैसे USA ने एक इंडिया में प्रोजेक्ट लगाया, क्रेडिट अर्न किया, और वो क्रेडिट किस में? USA अपने लिए यूज करेगा। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक डेवलप्ड दूसरी डेवलप्ड कंट्री में इन्वेस्ट करता है, रिलेटेड टू जो इन्वायरमेंट सेवी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है, उनमें इन्वेस्ट करता है। क्या है? जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। थर्ड वन इज एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग क्या होती है ना, कि हर किसी का एक टारगेट दिया हुआ है, आपको इतने कार्बन क्रेडिट अर्न करने हैं या फिर इतना कार्बन रिड्यूस करना है। कोई कर लेता है, कोई नहीं करता। जो कर लेता है, तो अगर उसके पास एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट होते हैं, वो बेच सकता है किसको? जो नहीं कर पाया, ठीक है। तो वही है, कार्बन मार्केट कंसेप्ट आ चुके हैं। कंट्रीज कैन ट्रेड एमिशन अलाउंसेस। अब देखते हैं अचीवमेंट क्या है, फेलियर क्या है। अचीवमेंट की बात करें, पहला लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट ट्रीटी था। मॉन्ट्रियल भी था, पर मॉन्ट्रियल वाज नॉट लीगली बाइंडिंग। दिस वाज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट ट्रीटी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएटेड कार्बन मार्केट सिस्टम। कार्बन मार्केट सिस्टम का इजाद यहाँ से हुआ था कि आपके पास अगर आपका कार्बन क्रेडिट पूरा नहीं हुआ है, तो आप किसी और कंट्री से उधार ले लो, ठीक है। उधार मतलब पैसे दे के ले लो। प्रमोटर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। हेल्प अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज। EU सक्सेसफुली रिड्यूसेस एमिशन। यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है, उन्होंने एक हद तक सक्सेसफुली रिड्यूस किया ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को। अब फेलियर क्या है?
फेलियर इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल को इतना सक्सेसफुल नहीं माना जाता क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के, वो पीछे हट गई। जैसे कि यूएसए, लार्जेस्ट एमिटर एट द टाइम, नेवर रेक्टिफाइड, इन्होंने साइन ही नहीं किया, इन्होंने कहा नहीं हम नहीं करते भाई, यही है यूएसए की दादागिरी। कनाडा भी 2011 में वापस आ गया क्योंकि कनाडा भी डेवलप कंट्री, ये भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस के लिए। चाइना एंड इंडिया है नो बाइंडिंग टारगेट। अब चाइना इंडिया बहुत बड़ी कंट्रीज है, इनको बाइंडिंग टारगेट में नहीं रखा गया। ऑब्वियस ही बात है यार, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अब आप इन इतना इसमें करोगे, जैसे कि एक यूरोपियन, एक मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक यूरोपियन जर्नलिस्ट था, किसी साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका के किसी कंट्री को वो कह रहे थे कि आप इतना एमिशन क्यों कर रहे हो, इतना इंडस्ट्री क्यों लगा रहे हो। वो कह रहा आप तो सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है, जितना फॉरेस्ट हमारे पास है ना, उतना लंदन का वो जर्नलिस्ट था, लंदन कलेक्टिवली, लंदन के यूरोप में उतना जंगल नहीं है जितना उस पर्टिकुलर कंट्री के पास था। और आप हमें ज्ञान दे रहे हो कि हमें इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ये तो हिपोक्रेसी है डेवलप्ड कंट्रीज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीक इन्फॉर्मेंस एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, मतलब एनफोर्स नहीं कर पाए, कोई रेक्टिफाई ही नहीं कर रहा, कोई विड्रॉ कर जा रहा है, तो फिर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म वीक था इसका। ठीक है, ग्लोबल एमिशन स्टिल इंक्रीज, ग्लोबल एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का जो ये टारगेट लिया था क्योटो प्रोटोकॉल में, इसके लाने के बाद भी ग्लोबल एमिशंस हमारे इंक्रीज ही हुए हैं। लिमिटेड सक्सेस ड्यू टू लैक ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जैसे हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सक्सेसफुल प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है, क्योंकि इट हैड यूनिवर्सल रेक्टिफिकेशन, और यूनिवर्सल सभी यूएन की मेंबर कंट्रीज ने इसको साइन भी किया था। बट वहीं अगर बात करें हम क्योटो की, तो नहीं कर पाए क्योटो एक, क्योंकि डेवलप कंट्रीज में बाइंडिंग था तो उन्होंने लगा हम तो नहीं करते भाई। ठीक, आगे देखेंगे दो पीवाईक्यूज। अब है क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट, ओजोन, ये तो मॉन्ट्रियल है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिफिकेशन, ऑफ कोर्स इट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनएक्स टू कंट्रीज। एनएक्स टू कंट्रीज मतलब जो एनएक्स वन में आ रही हैं और जो इन्वेस्ट कर रही हैं किसमें, डिवेलपिंग countries में। they include developing nation, okay, they provide financial obligation, ठीक है, they provide financial and technical support, ये हमारा होगा, they are responsible emission training, they are provide financial and technical support। जैसे मैं अब यहाँ पर दिखाऊँ आपको, those annex 1 countries which are providing financial and technical assistance, तो वो annex 2 में आते, ठीक है, तो annex 2 की बात करेगी। That's it for today. I hope you liked it. If you did, you know what you have to do. You have to subscribe to the Scholars Guide because that is the sole motivation for me. एंड बने रहिए इस सीरीज के, क्योंकि ये डे 36 है ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स का, जिसमें अगर क्योटो प्रोटोकॉल से कोई क्वेश्चन आता है और यहाँ से नहीं आता, तो आप मेरा नाम बदल सकते हैं। मेरा नाम है राहुल, लेकिन आप कर सकते हैं नेगी राहुल। ठीक है, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि अगर कोई क्योटो प्रोटोकॉल से आता है तो वो यहीं से आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस। इफ यू डिड, सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स गाइड एंड कमेंट डाउन योर वैल्यूएबल सजेशन। मेरे को एक ना, मैंने संडे को वीडियो डाली, आई बिकेम असिस्टेंट प्रोफेसर एट द एज ऑफ 24, तो उस पर कई कमेंट्स पॉजिटिव भी थे, कई वर क्रिटिसाइजिंग भी थे। तो वो भी क्रिटिसाइजिंग भी अच्छा है क्योंकि उन्होंने भी गलती बताई। जैसे कोई कहता आप चश्मा बार बार टच क्यों करते हो, अरे चश्मा इसलिए टच करता हूँ कि ये बार बार नीचे आ जाता है। आई एम नॉट, ऑल्दो थोड़ा मे भी हो सकता है मैं थोड़ा नर्वस हूँ। और एक ने क्या कहा था, एक ने ये कहा था कि आप क्लिक बेट की भी हद होती है। भाई हद क्या होती है भाई, मैंने पढ़ाया है इसीलिए तो मैंने डाला है, बट इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। आई बी ऑल्सो वर्किंग ऑन द नेगेटिव कमेंट्स ऑल्सो, कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।